बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। यानी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो तुम्हारा पूरा घर जला गया। आखिर किसमें इतनी हिम्मत आ गई है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बार मेरे हाथ लग जाए वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुदा का शुक्र है तुम लोग यहाँ नहीं हो। वो आदमी तुमसे दुश्मनी लेकर तुम्हारे बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। उसे पता ही नहीं था कि तुम घर पर नहीं हो, या शायद वो आदमी जानता है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे घर पर हमला किया। तुम्हारे घर से उसकी क्या दुश्मनी है? अगर उसकी कोई दुश्मनी होगी तो तुमसे होगी। एक तो तुमने इस मलिक को भी मार दिया। हमारी टीम में कौन कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है अब हम कुछ नहीं जानते। खिज़र क्या हो गया है? इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, उसने मेरा घर जला के गलत किया क्योंकि उस घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका हिसाब उसे देना होगा, लेकिन रूह को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेकार में परेशान हो जाएगी। सिर्फ घर ही जला है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और वो जो भी आदमी है मुझसे दुश्मनी ले रहा है वो ये भी तो जानता ही होगा कि मैं क्या हूँ। तुम घर को फिर से ठीक करवा देना और बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं आकर सब कुछ संभाल लूँगा। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मी भी मेरे साथ आने के लिए मान जाएं। जानते हो, मैं और अम्मी मिलकर रूह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूह को लगता है कि अम्मी को पता ही नहीं है कि रूह का शौहर उनका बेटा है। यानी मैं अपने डिम्पल की नुमाइश करते उसे बताया। मतलब फातिमा बीबी जानती थी कि वो तुम हो? खिज़र ने हैरानगी से पूछा। हाँ हाँ खिज़र, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरी माँ है। क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान नहीं सकेंगी? फ़ोन रखता हूँ, मैं अम्मी की रिपोर्ट लाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रूह भी मेरे साथ है और वो इसकी बहन भी। इसकी बहन से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। यार, मैं हंसते हुए कहा। फ़ायदा मतलब? खिज़र ने पूछा। फ़ायदा मतलब मैं उसकी बहन को लेकर उसको बहुत जला रहा हूँ। अगले पिछले सारे हिसाब निकाल रहा हूँ। अब उसने मुझे इतने दिन तंग किया है, थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है ना। चल बाद में बात करता हूँ। यानी ने हंसते हुए फ़ोन रखा था। चले तानिया जी, उसने रूह को इग्नोर करते तानिया से पूछा जब तानिया उसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी थी। और रूह अगली। तानिया जी प्लीज़ आप आगे बैठे ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता रहा। आपने ही तो बताया कि रूह जी भी दुबई से आई हैं तो इन्हें कहाँ रास्ता पता होगा। यार, इनके कहने की देर थी। तानिया तो खेल उठी और रूह को पीछे बैठने का इशारा किया। रूह ने एक ज़ोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था और पिछली सीट खोलने लगी। जब यारिम ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी, ये तो खुल ही नहीं रही। रूह ने गुस्से से देखकर कहा। यारिम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पे हाथ रख के गाड़ी खोली थी। इतनी आसानी से तो खुल गई आप बिना रूह जी? यारिम ने उसकी गाल पर मीठी सी जसारत करते हुए कहा था। जबकि इसके खुलेआम इस हरकत पर रूह गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई, जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी यारिम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए? यारिम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा था। रूह जो कब से उनकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फ़ौरन इनकार कर गई थी। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, वो गुस्से से बोली। रूह जी, इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का, हम वहीं जा रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो लानी है, ले आएंगे, पहले कुछ खाने। क्यों तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा था। जी बिल्कुल यारिम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? यारिम ने एक बार फिर से मुस्कुराकर उसे देखा, जबकि तानिया को उसकी डिंपल में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। स्ट्रॉबेरी को शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत मीठी। यारिम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। जबकि रूह का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर उसके सर पर दे मारे। रूह जी, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? अब वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा था जब रूह ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि यारिम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। यारिम के कहने की देर थी कि रूह की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उस पर किसी और को फोकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी थी, जबकि यारिम उसके आंसुओं का नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेके वापस आया। अरे यारिम जी, आप अपने लिए नहीं लाए? इसने रूह को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा था। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी, यारिम ने उदासी से बताया तो रूह खुश हो गई। यारिम जी, आप ये खा लें, तानिया ने फ़ौरन ऑफ़र की। अब मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वो मैंने सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारिम ने बात अधूरी छोड़ दी तो रूह ने घूर कर उसे देखा था, जबकि यारिम की बात सुनकर तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिला था। फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई। जब यारिम ने आइसक्रीम का बाइट लिया, रूह के साथ
इसका दिल भी कांपने लगा था। मज़ीद देखना उसके बस से बाहर था और ना ही अब उसके आंसुओं ने कंट्रोल होना था। रो तुम भी अपनी आइसक्रीम यानी जी के साथ शेयर करो ना यानी जी, ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। रो जी, आप मेरे साथ अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी। यानी को तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाना उसे बिल्कुल पसंद ना आया था। उसका दिल चाहा कि एक सेकंड में उसके मुंह पर इनकार दे मारे, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि यानी उसका शौहर है, तानिया का नहीं है। पेशानी यानी ने उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा था। इसका मासूम चेहरा उसके दिल की खुशी बयान कर रहा था। यानी बेख्तियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यानी चाहे उससे अपना बदला ले, उससे हिसाब पूरे करे, लेकिन सच ये था कि उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद हो गई। डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे हैं, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। दुबई में चल के देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाजार बंद है। यानी उनकी गलती इनकी नहीं, हमारी। हमें घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने उसका गुस्सा देखकर कहा। जब यानिम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रूह बोली थी, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जुम्मे की कदर की जाती है, आपके दुबई की तरह नहीं। कहने को तो वो भी इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुम्मे के दिन सारी दुकानें क्या पूरा बाजार खुला होता है। रूह ने गुस्से से कहा था, भांजी भी मामू की जैसी ही है, बोल के दिखाऊं पाकिस्तान के खिलाफ। यानिम की बड़बड़ाहट रूह ने सुन ली थी, लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। कोई बात नहीं, फिर चले जाना, फातिमा बीबी ने उससे कहा। जबकि घर आने के बाद रूह ने अपनी शक्ल न दिखाई थी, शायद उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही जला दिया था। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा जाएंगे, वो तानिया को साथ नहीं भेजना, यानी ने फातिमा बीबी से कहा था। और मैं रूह से क्या कहूँगी कि मैं उसे किसी गैर मर्द के साथ क्यों भेज रही हूँ? हद हो गई। कुछ भी कह दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं है, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। कल मैं और रूह जाएंगे। यानी बस इतना कहकर चला गया, जबकि फातिमा बीबी अपने ज़िद्दी बेटे को देख रही थी। बेटा माँ को फंसा के खुद निकल गया है, रूह भी चाहिए और इसे तंग भी करना है। या अल्लाह शुक्र है आपका, आपने यानिम के दिल में रूह के लिए मोहब्बत डाली। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह से कहती फिर किचन में आ गई थी। आज फिर उन्होंने यानिम की पसंद की कोई चीज़ बनानी थी। देखा कैसे फातिमा बीबी ने हमें नीचा दिखाने के लिए तानिया को अपने घर में रख लिया। अम्मी आप नहीं समझती, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। उनके घर में जवान जहान आदमी आया है और वो दोनों, चलो रूह तो शादीशुदा है, लेकिन तानिया की वजह से पूरा मोहल्ला बातें सुना रहा है। आप तो घर से निकलती नहीं है कि आपको क्या पता चलेगा? मारिया रोज़ की तरह आज भी बातें सुनाती अपने कमरे में चली गई, जबकि वो सोच रही थी कि एक बेटी की शादी रूह के भेजे हुए पैसों से कर दे। इस हराम पैसे की वजह से आज भी उनकी बेटी सुख में नहीं। तानिया घर से भाग गई और मारिया की लड़कों के साथ दोस्ती, इन बेटियों के लिए इसने रूह को बेच दिया था। और 18 साल पहले इस मासूम लड़के के साथ क्या क्या ना किया। आज उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह वो भी काबिल माँ बनती तो आज उसे अपनी औलाद की बदतमीजियाँ न सहनी पड़ती। रात वो उसके सामने ना आई, अब उसे बेचैनी होने लगी थी। ये तो पक्की बात है रूह से नाराज़ है, लेकिन वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही? 3 बार वो उसके कमरे तक गया, लेकिन वो सामने आने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर ना आई। अब यानिम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने तो फातिमा बीबी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने बात भी नहीं की उससे। बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है आपकी बहू मेरे साथ, वो गुस्से से कहता उनकी गोद में लेट गया, जबकि वो उसकी बेचैनी पर हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। खुद उसे तंग करता है, फिर खुद ही उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फातिमा बीबी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि यानिम को नींद ना आई। रात के तकरीबन 1 बजे वो उनके कमरे में आया था, बिना आवाज़ पैदा किए आराम से रूह को उठा के अपने कमरे में ले आया। उसने ये सब कुछ इतने नामहसूस अंदाज में किया था कि रूह जागी तक नहीं थी। यानिम ने उसे आहिस्ता से लाकर बेड पर लेटाया और प्यार से उसकी लबों को छुआ और दूसरी तरफ आके खुद लेट गया था। उसे देखते देखते न जाने कब उसकी आंख लग गई। रूह की आंख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यानिम की गाल पे हाथ रखा, लेकिन चारों तरफ गूंजती अजान की आवाज़ ने उसे एहसास दिलाया था कि ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि यानिम सच में उसके साथ है। मैं फातिमा बीबी के साथ उनके कमरे में थी तो यहाँ कैसे आई? अपने आप को यानिम के एहसान में कैद पाकर फटाफट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यानिम नींद में भी उसे रिहाई देने को तैयार ना था।
यारिम छोड़े मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? यारिम छोड़े मुझे। उठते हुए यारिम का हिसार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारिम था जो उसे मज़ीद अपने आप में भींचे जा रहा था। यारिम, आप मुझे छोड़ रहे हैं या क्या कर लोगी तुम? अब्बू बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा था। यानी वो कब से जाग कर उसे सताने में लगा था। रूह को लगा कि वो नींद में उसे तंग कर रहा है। मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछने लगी थी। मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती। जो आपके साथ ही वो उसे एक बार फिर से अपने साथ लगाने लगा। मेरे बगैर नींद नहीं आती? ये तानिया बाजी के बगैर? हाँ, देखा था कल कैसे चिपक रहे थे दोनों, एक साथ आइसक्रीम खा रहे थे, वो भी शेयर करके। अब भी जाए ना उन्हीं के पास, उन्हीं उठा के लाना था यहाँ। मुझे क्यों लाए? रूह बिना सोचे समझे बोली थी। यार, वो मेरी बीवी थोड़ी है जो मैं उसे लाऊंगा। अब इसके लिए वेट करना होगा। फ़िलहाल तुम्हारे साथ ही गुजारा करूँगा। उसकी आधी बात पर वो खुश हो गई थी, लेकिन अगली ही बात पर उसके सीने पर धड़ाधड़ अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी, जो यारिम हंसते हुए बड़े मज़े से खा रहा था। जब यारिम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ सराहने से लगाए थे और अपनी बात की सफाई दिए बगैर उसकी गर्दन पर झुका था, जबकि उसके इस तरह से करीब आने पर ही रूह घबरा कर बात बदलने लगी। यारिम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फ़ातिमा बीबी आपकी माँ है? वो मुकम्मल बह के जा रहा था जब रूह बोली थी। तुमने मौका ही कब दिया? जब सारी सच्चाई तुम पे खुली मैं शेख नहीं बल्कि यारिम हूँ, तब तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। अच्छा यारिम, अब छोड़ दे। फ़ातिमा बीबी अभी नमाज के लिए जाग जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे वहाँ ना देखा तो रोने लगेंगी, और यहाँ आ गई तो प्लीज़ जाने दे मुझे। रूह ने बहुत मोहब्बत से कहा था। ठीक है जाओ, लेकिन आज रात तुम यहाँ मेरे साथ गुजारोगे। और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी तानिया बाजी को बुला लूँगा। यारिम ने डिम्पल की नुमाइश करते हुए धमकी दी थी। यारिम, आप वो गुस्से से बस इतना ही बोल पाई। चलो जाओ वरना नहीं जाने दूंगा। यारिम ने उसे आज़ादी देते हुए कहा तो वो फ़ौरन ही उठकर कमरे से निकल गई थी, जबकि उसकी जलन पर वो खुलकर हंसा था। तुम्हारी हर अदा जान लेवा है। रूह ने बहुत मोहब्बत से यारिम के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन उसका ध्यान तानिया के बनाए हुए नाश्ते पर था। ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी? लेकिन तब पता चला जब वो ट्रे में सजाती यारिम के कमरे में ले गई। वो भी उसके पीछे आई थी। यारिम जी, आज सुबह सुबह मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया। वो कमरे में कदम रखते हुए कहने लगी। थैंक यू सो मच तानिया, आपको मेरा कितना ख्याल है। रूह को पीछे देखकर यारिम ने फ़ौरन कहा था। जब रूह बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगी। लेकिन मैं तो अंडे नहीं खाता, यारिम ने फ़ौरन कहा तो रूह खुशी से फ़ौरन पलटी। मैंने छोले पूरी बनाई है। आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी कि यारिम के इनकार करने का कोई चांस ही ना थे। क्यों ना आज वही खा लेंगे, यारिम ने कहा तो वो फ़ौरन किचन की तरफ भागी। ये क्या यारिम भाई, आपने तो कहा था कि रूह को जलाना है। तानिया ने बदमज़ा होते हुए उसे देखा था। बस बहुत हो गया तानिया, अब नहीं, अब मैं उसे उदास नहीं देख सकता। यारिम ने उसे देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। हाय, आप कितना प्यार करते हैं उसे, तानिया खुशी से बोली थी तो यारिम भी मुस्कुरा दिया। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रूह, तानिया ने मशीन लगा ली है, तुम यारिम के साथ डॉक्टर से रिपोर्ट ले आओ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा है। फ़ातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराई थी। ठीक है फ़ातिमा बीबी, मैं चली जाऊंगी, मैं तैयार होती हूँ। वो खुशी खुशी कमरे में चली गई। शुक्र है आज तानिया बाजी इनके साथ नहीं जा रही। वो काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी। आखिर यारिम के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो यारिम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे आता देखकर मुस्कुराया। उसकी माँ ने उसकी बात मान ली थी। उसकी खुशी बता रही थी कि यारिम के साथ आकर वो बहुत खुश है। यारिम उसके साथ बहुत खुश था। उसका फ़िलहाल अस्पताल जाने का कोई इरादा ना था। वो वापसी भी अस्पताल जाने वाला था। फ़िलहाल वो रूह के साथ एंजॉय करने वाला था। यारिम जल्दी घर चलते हैं ना, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, कह देंगे ट्रैफिक बहुत है। वैसे भी पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत है। यारिम एक बार फिर से पाकिस्तान को बीच में ले आया तो रूह ने घूर कर उसे देखा था। सॉरी, मैं भूल गया था, तुम्हारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलना। यारिम ने उसका ऑफ मूड देखकर फ़ौरन सॉरी कह दिया। यारिम, मैं आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे? रूह उसके कंधे पर सर रख कर बोली थी। मेरी जान जो कहेगी मैं सब मानूंगा। वो उसके माथे पे अपने लब रखते हुए बोला, जब रूह ने उसका हाथ थाम के अपने सर पर रखा था। यारिम, कसम खाएं कि आज के बाद आप किसी की जान नहीं लेंगे। वो इतने यकीन से उसे कह रही थी कि यारिम चाहकर भी इनकार न कर पाया था। रूह, मैं कोई गलत काम नहीं करता, उसने यकीन दिलाना चाहा था। मैं जानती हूँ यारिम, फिर भी आप किसी की जान नहीं लेंगे, कसम खाएं। यारिम ने कुछ सोचते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और उसका इरादा सीधा अस्पताल जाने का था।
आपकी मदर को कैंसर है, लास्ट स्टेज, हम उन्हें नहीं बचा सकते, अब उनका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने उनके सरों पर धमाका किया था। डॉक्टर कोई चांस होगा, कोई तो इलाज होगा। रू ने यारिम को देखा जो खामोशी से बैठा डॉक्टर की बात सुन रहा था। कोई चांस नहीं है, उन्होंने बहुत देर कर दी है, शायद वो अपनी बीमारी के बारे में खुद भी जानती थी। आई एम सॉरी, अब उनके बचने के कोई चांस नहीं है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द उनके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाने के लिए कहा था। डॉक्टर रिपोर्ट उनके हाथ में थमाकर जा चुका था, जबकि यारिम कितनी ही देर बुत बना वहीं बैठा रहा था। अभी अभी तो यारिम को उसकी फैमिली वापस मिली थी, वो खुश रहने लगा था, जीने लगा था। अभी ये खबर अभी तो अपनी माँ को जी भर के देख भी नहीं पाया था, ठीक से उसकी गोद में सर रखकर सो भी नहीं पाया था। कैसे गुजारी उसने उसके बगैर ज़िंदगी, पूछने तक नहीं पाया था। ये खबर यारिम का अंदर तक ही ला गई थी। उसकी माँ जानती थी कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। यारिम बिना कुछ बोले चुपचाप कर आया। उसकी उदासी देखकर रू भी कुछ ना बोली थी। सारा रास्ता खामोशी में कट गया था। वो घर आया तो उन्होंने खामोशी से रिपोर्ट उनको थमा दी। अरे क्या लिखा है रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें लिखा है कि आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपकी तबीयत बहुत अरसे से ख़राब थी, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप नहीं बच सकती, 1 महीने से भी कम वक्त है आपके पास। डॉक्टर ने कहा है कैंसर ऐसी बीमारी है जो शुरू होते ही अपने साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर का कहना है कि आपको अंदाज़ा था कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन आपने अपना इलाज नहीं करवाया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? फाइल को एक साइड पर पटकता हुआ उनसे पूछने लगा था, यारिम ये ज़रा सी बात नहीं है, ये अम्मी आप मरने वाली हैं। 1 महीना तक नहीं है आपके पास, आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, नहीं बच सकती आप। और आपको लगता है कि ये मामूली बात है। वो इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा था कि रूह कांप कर रह गई थी। यारिम बेटा तुम बात तो सुनो मेरी। फातिमा बीबी ने कुछ कहना चाहा था। जब यारिम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया था। यारिम तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर चल, मैंने तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, जिस तरह से बचपन में खिलाती थी। बहुत ज़िद्दी था तू। ज़िद्दी तो अब भी है, लेकिन तेरे बचपन में तेरी माँ की चलती थी। तू जब भी ज़िद करता था मैं दो लगा के तेरा मुंह बंद कर देती थी। फातिमा बीबी हंसती उसके करीब बैठी थी। जो बेड से टेक लगाए ज़मीन पर बैठा था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको कोई बीमारी है? वो बिना इनकी तरफ देखे बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यारिम, बस मेरा वक्त पूरा हो गया है और ये बीमारी ही तो बस एक बहाना है। सभी इंसान मरते हैं, सबको अपने घर जाना है, और हर इंसान का असल कि वो 2 गज ज़मीन है जिसमें वो हमेशा के लिए समा जाता है। और ये दुनिया फ़ानी है और आर्जी ठिकाना है। मुझे तो वैसे भी जाना था, और फिर आप, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है, वो सबको बुलाएगा। इस तरह से परेशान होकर क्यों बैठा है? हाँ उठ, मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है, और फिक्र मत कर, मसाले भी तेज़ रखे हैं, जिस तरह से तुझे बचपन में पसंद थी। फातिमा बीबी प्यार से उसे बहलाते हुए उसके करीब से उठने लगी थी। जब अगले ही लम्हे यारिम ने उनकी गोद में सर रखा था। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, मैं औलाद होने का हक़ नहीं निभा पाया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है। आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं आपको छोड़ कर चला गया। कितना खुदगर्ज हूँ मैं। अब भी आपको नहीं जाने देना चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें, मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाया करूँ, आपसे बातें किया करूँ, आपके हाथ का खाना खाया करूँ। कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। यारिम अपनी आँख से आंसू साफ करता उनकी गोद में लेटा बताने लगा था। अच्छा तो इसलिए रो रहा है कि तू मेरे लिए कुछ कर नहीं पाया? किसने कहा कि तुझसे तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया? तुझे पता है तेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे दिल की सबसे करीब मेरी रूह थी। मैं बहुत प्यार करने लगी थी उससे, लेकिन उसकी माँ बहनों ने उसके साथ क्या किया, उसे बेच दिया। न जाने वो उसके साथ क्या क्या होता, लेकिन तूने, मेरे बेटे ने उसे बचा लिया, उसे अपना नाम दिया, इससे निकाह किया। मेरी ख्वाहिश थी मेरी रूह की ज़िंदगी संभल जाए, और तूने उसकी ज़िंदगी संभाल ली। बस एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपने बेटे की शादी अपने हाथ से करूं, सारी रस्म अपने हाथ से अदा करूं, लेकिन तूने वही रूह से शादी कर ली। बचपन में जब मैं रूह को देखती थी ना, तो अक्सर सोचती कि इसको मैं अपने घर की बहू बना लूँगी। फिर देख अल्लाह ने मेरी कैसे सुन ली। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेरती बता रही थी। जब तानिया ने उन्हें खाना लगने की खबर दी तो वो ज़बरदस्ती यारिम को अपने साथ बाहर ले आई थी। मैं शादी कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ मेरी शादी की सारी रस्में अदा कर सके। उसने खाने की मेज़ पर धमाका किया था।
आपकी ख्वाहिश है ना अम्मी कि आप मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथ से करें, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मेरी शादी की सारी रस्में आप अपने हाथों से करेंगी। मैं कल ही अपने सब दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा और फिर उससे शादी करूँगा, और आप जिस तरह से चाहती हैं वैसे ही होगी मेरी शादी। यारिम ने फातिमा बीबी से कहा था जबकि रूह उसे देख रही थी, तो क्या वो उन्हें सब कुछ बता चुका है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वो डॉक्टर कहता है कि आपके पास वक्त बहुत कम है, शायद 1 महीने से भी कम, और मैं इसी 1 महीने में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। वो जो मैं नहीं कर सका। यारिम ने अपनी आंख में आया आंसू गिरने से पहले ही साफ कर दिया था। हाँ, लेकिन मेरी एक और ख्वाहिश भी है, शादी धूमधाम से हो, इसमें बिल्कुल भी कोई उदास ना हो, सब कुछ खुशी खुशी हो और मेरा बेटा बहुत खुश हो, क्योंकि अगर दूल्हा उदास हो गया तो मैं भी उदास हो जाऊंगी। मैं उदासी से सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, यानी मैं तुम सबको हंसते मुस्कुराते हुए छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? फातिमा बीबी ने उसका उदास चेहरा देखकर कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई थी, लेकिन फिर भी आंख में आया आंसू गाल पर गिर गया। बचपन में ना पूरे मोहल्ले की लड़ाइयाँ पूरे मोहल्ले की लड़कियां तेरे डिंपल में पड़ती थी, मैं सारा दिन तेरी नज़र उतारती रहती थी। फातिमा बीबी ने बात बदलते हुए कहा। वो यारिम को मज़ीद उदास नहीं करना चाहती थी। पता है रूह, बचपन से ही तेरा शौहर पूरे मोहल्ले की लड़कियों का वो क्या बोलते हैं, हाँ, क्रैश बना हुआ था। कभी एक उठा के ले जाती, कभी दूसरी उठा के ले जाती। मैं तो हर एक का दरवाज़ा खटखटा कर पूछती कि मेरा बेटा कहाँ है। कभी एक के घर पर मिलता तो कभी दूसरे के घर। फातिमा बीबी मुस्कुरा कर इसे बताने लगी। ना उन्होंने यारिम से शादी की वजह पूछी और ना ही रूह के सामने इस बात का इजहार किया कि वो इस बारे में कुछ जानती हैं। 2 दिन बाद खिजर, शारिफ, लैला, मासूमा, शोनू सब लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। फातिमा बीबी जिस तरह से कह रही थी तैयारी बिल्कुल उसी तरह से हो रही थी। यारिम उनके सामने मुस्कुराता लेकिन तन्हाई में उदास रहता। उसकी उदासी की वजह हर कोई जानता था। फातिमा बीबी जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उन्हीं के सामने है, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये अल्लाह का फैसला था और अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता था। उनकी तबीयत बहुत अरसे से ख़राब थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कभी डॉक्टर के पास न गई थी। वो जानती थी उन्हें कोई बड़ी बीमारी है। वो अक्सर बेहोश हो जाती थी, अपने जिस्म से जान निकलती महसूस होती थी। उनके सर के बाल अब ना होने के बराबर थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कोई दवाई नहीं खाती थी। लेकिन अब यारिम उन्हें ज़बरदस्ती मेडिसिन देने लगा था, और किसी की माने ना माने लेकिन यारिम की बातें हमेशा मान लेती थी। ताज़ीम को जब से पता चला कि यारिम फातिमा का बेटा है और रूह का शौहर है और इससे मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था 18 साल पहले जब यारिम यहाँ से गायब हुआ था, इसी दिन खिजर भी गायब हो गया था। हो सकता है यारिम खिजर के बारे में कुछ जानता हो। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास ये आखिरी मौका होगा अपनी गलती को सुधारने का। वो अपनी सारी गलतियां सुधारना चाहती थी, यहाँ तक कि रूह से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मारिया उन्हें कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। वो रूह के सामने अपनी माँ का झुकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज सुबह से मारिया घर से गायब थी। इसकी लड़कों के साथ दोस्ती ने ताज़ीम को तंग कर रखा था। अब ना जाने मारिया ने कब घर लौट के आना था। वो उठकर फातिमा के घर आ गई। पूरे मोहल्ले को ही यारिम की शादी का कार्ड मिल चुका था और फातिमा को सबने यही बताया कि ताज़ीम ने रूह की शादी फ़ोन पर भी यारिम से ही करवाई थी। तब यारिम यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए फ़ोन पर निकाह हुआ, लेकिन अब वो सारे रस्म व रवाज के साथ दोबारा उनकी शादी करेंगी। ताज़ीम यहाँ आकर रूह से मिली और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। वो नाजुक दिल लड़की इस औरत को रोते हुए नहीं देख सकी थी। बस करें अम्मी, आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? नहीं रूह, मुझे मेरे किए की माफ़ी मांगने दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, दिन रात तुझे मारती पीटती रही जानवरों की तरह, तुझसे काम लेती रही अपनी बेटियों के लिए। इन बेटियों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बस तू मुझे माफ़ कर दे रूह, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली थी, अम्मी मैंने आपको माफ़ किया, प्लीज़ आप रोना बंद कर दें। रूह ने चुप करवाते हुए बोली, रूह मुझे तेरे शौहर से मिलना है। तेरा मामू उसी दिन से गायब है जिस दिन से तेरा शौहर यहाँ से गायब हुआ था। हो सकता है तेरे मामू के बारे में पता चल जाए। ताज़ीम ने एक आँच से पूछा जब रूह ने पीछे खड़े खिजर की तरफ इशारा किया। वो है खिजर मामू, दुबई में सबसे पहले मैं इन्हीं से मिली थी। रूह ने मुस्कुराकर बताते हुए उनकी परेशानी दूर की। माशाअल्लाह कितना बड़ा हो गया है, मुझे तो देखना तक गवारा ना करेगा। ताज़ीम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से एक बार फिर नज़रें झुका गई। हमें आपसे कोई गिला नहीं है ताज़ीम बाजी, जो नसीब में लिखा होता है वो ज़रूर मिलता है। शादी में ज़रूर आइएगा। खिजर एक पल को इनके करीब रुका था, अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला गया, लेकिन इस बात ने ताज़ीम को बहुत राहत पहुँचाई थी। सब बैठी बातों में मगन थी, जबकि यारिम ज़मीन पर फातिमा बीबी की गोद में सर रखे बैठा था। ताज़ीम उनके साथ तैयारियां कर रही थी जब उनका फ़ोन बजा।
ताज़ीम ने मारिया का नंबर देखते हुए फ़ोन उठाया। रात के 8 बज रहे थे। मारिया की अब तक कोई खबर ना थी। वो अक्सर ही इतनी देर से घर आती थी, इसलिए फ़ातिमा बीबी ने इतना ध्यान ना दिया। लेकिन आज उसने इन्हें फ़ोन किया था। फ़ोन उठाते ही उन्हें मारिया की आवाज़ सुनाई दी, अम्मी मुझे बचा ले, खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये आदमी मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा ले अम्मी। मारिया चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि ताज़ीम खड़ी हो गई। उन्हें देखते हुए सारे ही अपनी अपनी जगह परेशान थे कि अचानक हुआ क्या है। तू कहाँ है, क्या हुआ है तुझे, बोल बता मुझे। मारिया तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अम्मी वो मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ अम्मी बचा ले मुझे अम्मी। एक चीख के साथ फ़ोन बंद हो गया था। पता नहीं मारिया को क्या हुआ है, बहुत चीख रही थी। न जाने वो कहाँ है, न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। ताज़ीम रोते हुए फ़ातिमा बीबी को बताते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी। 1 मिनट, मुझे मारिया का नंबर दें, हम उसका नंबर ट्रेस करके उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, खिज़र ने उनके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा था। तभी दरवाज़ा बजा। सारिम और उर्वा अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हुए। अच्छा हुआ सारिम तुम आ गई, जल्दी से ये नंबर ट्रेस करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ तक पहुँचना है, मारिया की जान खतरे में है। खिज़र मोबाइल सारिम की तरफ बढ़ाने लगा था। आप घबराएं नहीं, मारिया को कुछ नहीं होगा। शारिफ ने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए दिलासा दिया था, जबकि वो बेजान सी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। या अल्लाह मेरी बच्ची की इज़्ज़त की हिफाजत करना, या अल्लाह मैं लाख गुनाहगार से ही मेरी बेटी की जान बचा ले, या अल्लाह मेरी गलतियों की, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बच्चियों को ना दें। ताज़ीम रोते हुए बोल रही थी। तानिया और उसे संभालने में लग चुकी थी। नंबर ट्रेस हो चुका था। वो जल्द से जल्द उस जगह पर जा पहुंचे जहां से उन्हें मारिया की लास्ट लोकेशन मिली थी। जगह मुकम्मल वीरान थी। यकीनन ये कोई ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थी। लोकेशन तो यहीं की है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सारिम ने कहा था। सारिम पुलिस वाला बन के मत सोच, कातिल बन के सोच, उनकी लोकेशन अपने आप पता चल जाएगी। शारिफ उसके कंधे पे हाथ मारता आगे बढ़ चुका था। अब ये गुंडा मुझे सिखाएगा कि मुझे किसी को कैसे बचाना है। वो दोनों हाथ सामने बांधे पूछने लगा, जबकि खिज़र और यारिम उन्हें अपनी बातों में उलझा देखकर आगे बढ़ चुके थे। यारिम ये देखो, ये तो किसी लड़की का ईयररिंग है, काफ़ी बेदर्दी से नोचा गया है। इसने ईयररिंग पर लगे खून को देखते हुए कहा। खून ताज़ा है, मतलब कि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, वो अपने आप को बचाते हुए बोली थी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ जाने मन, ये इतना महंगा फ़ोन, इतने महंगे कपड़े, ये पैरों में पहनी हुई सैंडल, ये बैग फ्री में तो नहीं आया। हर वक्त मुझे चकमा देकर भाग जाती है, आज कैसे भागेगी। आज तुझे इन सब चीज़ों की कीमत चुकानी है, बहुत खर्चा कर लिया तेरे ऊपर। तुम कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे, अब तो मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हो। इतना प्यार करते थे तुम मुझसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता। मारिया रोते हुए उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता देने लगी थी। कौन सी मोहब्बत, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें एक रात के लिए पाने के लिए किया। इतना खर्चा किया तुम पर, इतना कुछ दिया तुम्हें और तुम सीधे तरीके से मेरे हाथ ही नहीं आ रही। मैं किसी भी लड़की के साथ 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता, लेकिन तुम्हारे साथ कितने अरसे से हूँ और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं, सब झूठ है। किसी गरीब से तो तुम लोगों को मोहब्बत होती नहीं, क्योंकि कोई गरीब तुम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता। अगर तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत की कदर होती ना, फिर कभी तुम मुझसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगती। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना मारिया, तो अपने घर वालों से छुप कर मुझसे बात ना करती। जो मोहब्बत सच्ची हो उसमें डर नहीं होता। तुम जैसी लड़कियों को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती है। तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, और मुझे तुम जैसी लड़कियां। बस अब ये रोना धोना बंद करो और मेरी अब तक की सारी इनायतों की कीमत चुकाओ। यार ये तो बहुत शोर मचा रही है, इसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा था। कोई बात नहीं, इसका मुंह मैं अभी बंद करता हूँ। तीसरा उसके करीब हुआ था जब एक ज़ोरदार धमाके से वो दूर जा गिरा। इससे पहले कि बाकी दोनों को संभलने का मौका मिलता, खिज़र और शारिफ उन पर टूट पड़े थे। यारिम ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर उसके माथे पर रखा। नहीं यारिम, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सारिम ने उसे समझाते हुए पीछे करना चाहा। सारिम, इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये लोग मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, उसे रूह को दी हुई कसम याद आ गई थी। खिज़र, मैं इसे मारना चाहता हूँ लेकिन नहीं मार सकता। वो सारिम को इग्नोर करता खिज़र से बोला था, तुम्हारी भांजी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। खिज़र इस बार वो चिल्लाया था जब खिज़र ने अपना पिस्तौल निकाल के ज़मीन पर बैठे उस आदमी पर गोली चला दी थी। अब ठीक है, रिलैक्स। खिज़र उसकी तरफ देखते हुए बोला, जबकि सारिम उनकी इस हरकत पर सर्द आह भरकर रह गया था और दूसरे दोनों खौफजदा नज़रों से इनकी तरफ देख रहे थे। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। आज से हम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। लड़की बुरी तरह रोते हुए बोल रहे थे, लेकिन जिस लड़की की तरफ देखा है इसका हिसाब तो चुकाना होगा। इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम ये हरकत कर चुके होगे और डेवल के कानून में इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। तुम लोग मारिया को लेकर यहाँ से निकलो, मैं और खिज़र थोड़ी देर में आते हैं। उसने शारिफ की तरफ इशारा किया तो उसके हुक्म की तामील करता मारिया को लेकर वहाँ से निकल गया था। आप लोग पुलिस में हैं क्या? मारिया जो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, शारिफ ने उसे पानी ला कर दिया जिसे पीते हुए वो इनसे पूछने लगी थी। शारिफ कुछ ना बोला लेकिन सारिम ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर में खिज़र और यारिम आ चुके थे। थैंक यू सो मच यारिम भाई, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप नहीं होते तो न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, मारिया ने रोते हुए कहा था। मारिया, आज जो कुछ भी हुआ उसमें उनसे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। वो लड़के तुम्हें देखने की भी हिम्मत क्यों कर पाए? क्योंकि तुमने उनको मौका दिया है ऐसा करने के लिए। उसने तुम्हें तोहफे दिए, तुमने ले लिए। उसने तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसा दिया, तुमने उड़ा लिया। उसने तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर दी, तुमने खुशी से ले ली और इन सबको उसकी मोहब्बत समझती रही। लेकिन ये सब मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इन सब चीज़ों की मोहताज नहीं होती। क्या मुंह दिखाती अपनी माँ को यहाँ? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता, वो औरत जीते जी मर जाती। उसकी एक बेटी अपने ही घर में सुखी नहीं है, दूसरी बेटी घर से भागकर उसका नाम बदनाम कर चुकी है। और तुम क्या करने जा रही थी? तुम खुदा न खास्ता अगर हम वक्त पर नहीं पहुँचते तो क्या हो जाता? आजकल की लड़कियाँ इसको समझती ही नहीं हैं। जो आदमी तुम पर पागलों की तरह पैसा लुटाता है वो तुम्हारी मोहब्बत की लालच में नहीं, तुम्हारे जिस्म की लालच में करता है। मैं हर मर्द को गलत नहीं कहता, कुछ होते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। मारिया, खुदा के लिए समझ जाओ, ये लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। आज जो कुछ भी हुआ इसमें जितनी गलती उन लोगों की थी इतनी ही तुम्हारी है। अगर वो गलत है तो सही तुम भी नहीं हो। तुम लोग मोहब्बत को कौन से तराजू में तोलते हो? दौलत की? जिसके पास दौलत ज़्यादा है वो मोहब्बत ज़्यादा करता है। तो ये सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। घर चलो, ताज़ीम आंटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो इसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ठीक कहती थी अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो खुदा का शुक्र है कि यारिम भाई और उनके दोस्त वहाँ पहुँच गए, वरना मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपकी सारी बातों को गलत समझा। मैं आपको अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मारिया रोते हुए ताज़ीम के गले लगकर बोली, जबकि वो शुक्रगुजार नज़रों से इनकी तरफ देख रही थी। फातिमा बीबी फ़ख्र से अपने बेटे को देख रही थी। मुबारक हो, तुम भी गुंडों में शामिल हो गए, शारिफ ने सारिम के कान के करीब कहते हुए अपनी बतीसी की नुमाइश की थी, जिसे घूर कर देखते हुए सारिम फातिमा बीबी से बातों में मगन हो गया था। फातिमा बीबी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी। रूह ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज खिज़र ने हमारे घर की इज़्ज़त बचाई। मैं कभी इन बच्चों को इनका हक नहीं दे पाई। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या रूह की रुखसती मेरे घर से हो सकती है? ताज़ीम ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा तो फातिमा ने उनके हाथ फ़ौरन थाम लिए थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ताज़ीम? रूह तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। फातिमा बीबी ने खुले दिल से इजाज़त दी तो वो खिज़र को देखने लगी थी। खिज़र, तुम मेरे घर के बेटे हो, लैला मेरे घर की बहू है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार उसने खिज़र के सामने हाथ जोड़ना चाहे थे जब खिज़र ने भी उनके हाथ थाम लिए। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ ताज़ीम बाजी, लेकिन यारिम रूह को जाने की इजाज़त नहीं देगा। खिज़र ने कहा था, वो कौन होता है मना करने वाला? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी हुई नहीं है जो उस पर हुक्म चलाएगा। ताज़ीम, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं धूमधाम से अपनी बहू ब्याह के लाऊंगी। फातिमा बीबी ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा तो वो शर्माई थी। पगली, इतना यारिम से नहीं शर्माती जितना मुझसे शर्माती है ये। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं ली थी।
सब लोग शादी की तैयारियों में जुट चुके थे, जबकि फातिमा बीबी आराम से बैठी इन सबको देख रही थी। क्या हुआ अम्मी, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा? यारिम उन्हें खामोश बैठे देखकर पूछने लगा था, क्या है ये सब कुछ यारिम? मैंने कहा शादी के लिए। अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? ना लड़का लड़की मिले हैं, ना एक दूसरे से बात हुई है, ना एक दूसरे को पसंद किया है और ना ही मंगनी हुई। तुम लोग तो डायरेक्ट ही दिन डालने लग गए हो। ऐसी शादी की ख्वाहिश नहीं है मेरी, मैं कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारी शादी। पहले तुम लोग से मिलो, उसे बाहर लेके जाओ, डिनर करवाओ, प्यार मोहब्बत की बातें करो, फिर लड़की को यहाँ लेके आओ, मुझसे मिलाओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं करूँगी तुम्हारी शादी, फातिमा बीबी ने सीरियस अंदाज में कहा था। लेकिन इन सब के दौरान यारिम के लबों से मुस्कुराहट एक सेकंड को भी जुदा ना हुई। तो आप लव मैरिज करवाना चाहती हैं? यारिम ने उन्हीं के अंदाज में पूछा। तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। तो मैं अपनी पसंद की लड़की ना ले आऊँ, पहले उसके साथ चक्कर चलाता हूँ, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हुए उसके साथ डेट मारता हूँ, फिर जब कन्फर्म हो जाए कि उसके साथ शादी करनी है तब आपसे मिलाने लाता हूँ, वरना वहीं छोड़कर कोई दूसरी पटाता हूँ। यारिम उन्हें देखते हुए बोला, जबकि उनकी घुरी पर वो खामोश हो गया था। मेरी बहू बन के रूह ही इस घर में आएगी, शराफत से रूह को जाकर पटाओ ताकि मैं उसके घर रिश्ता लेके जाऊँ। फातिमा बीबी के अंदाज पर वो कहका लगाकर हंसा, यानी अब मैं लव मैरिज में भी आपकी मर्ज़ी से करूँगा, वो इन्हें कह रहा था, जबकि वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई थी। यारिम का कहका एक बार फिर से बेसाख्ता था। देखो रूह, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कल तुम और यारिम एक होटल में मिलने वाले हो और वहाँ सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। यारिम को ना जीन्स में लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तुम कल जीन्स पहन के उससे मिलने जाओगी और मेरी हाई हील चेक करो, वो तुम्हें फिट आ रही है। मासूमा जाओ, मेरे मेकअप का सामान निकालो, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। मैं कल तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार करके भेजूंगी कि यारिम इनकार ही ना कर सके। एक मिनट लैला, तुम्हें किसने कहा कि यारिम को जीन्स में लड़कियाँ पसंद हैं? ऐसा कुछ नहीं है, रू ने यकीन से कहा था। पहली बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी मामी हूँ, मुझे मेरे नाम से ना बुलाया करो, मेरे रिश्ते की थोड़ी इज्जत करो, लैला ने इतराते हुए कहा। तो मासूमा ने नज़रें घुमाई। और यारिम को क्या पसंद है क्या नहीं मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, पूछो कैसे? लैला ने उसके सामने जवाब देते हुए सवाल किया था। कैसे? रू ने ना चाहते हुए पूछा था। तो लैला को कोई जवाब ना सूझा। कैसे क्या? इतने टाइम से उसके पास रही हूँ, तुम्हें नहीं पता? खैर मैं बता ही देती हूँ। देखो रू, यारिम को कल तुमसे मिलकर ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो पहले कभी तुमसे नहीं मिला। मतलब कि अगर उसे वही पुरानी वाली रूह मिलनी है तो वो दूसरी शादी क्यों करेगा? पहले वाले निकाह में भी कोई बुराई तो नहीं है। तुम्हें तो वैसे भी हासिल कर चुका है, हमें उसकी एक्साइटमेंट बढ़ानी होगी। इस पर यह जाहिर करना होगा कि इस बार उसे पुराने वाली नहीं बल्कि एक नई रूह मिलेगी, और इस रूह को देखते ही वो पहली नज़र का आशिक बन जाना चाहिए। वो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाएगा। मैं कल तुम्हारी कुछ लुक बनाऊंगी कि वो तुम्हें देखता रह जाएगा और फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर तुम्हें प्रपोज़ कर देगा। लैला ने कहा था। वो सब कुछ तो ठीक है लैला, मेरा मतलब है लैला मामी। लैला की घुरी ने असर किया था। मैं उनके सामने जीन्स पहन के कैसे जाऊंगी, और हाई हील्स में तो मुझे चलना भी नहीं आता। रू ने अपनी परेशानी बताई। ये लो मैडम, प्रैक्टिस करो। बैठ के उसने अपनी हाई हील्स के इसके सामने रखते हुए कहा था। और जीन्स की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से तो तुम मुबाया पहन के जाओगी, वहाँ होटल के रूम में जाकर उतार देना, और उसके बाद जो मैं कहूँ तुम यारिम के सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही कहोगी। यारिम को कुछ न्यू फीलिंग आनी चाहिए। उसने मासूमा की तरफ नज़रें घुमा के देखा और शरारत से हंसी, जबकि मासूमा अपना कहकर रोकती कमरे से बाहर भाग गई थी। मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी की लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो मैं फ़ौरन इनकार कर दूँगा। यारिम उनकी गोद में सर रखे हुए मुस्कुरा कर बोला था। ज़्यादा अड़ने की ज़रूरत नहीं है, बेशक तो जवान हो गया है, लेकिन मर्ज़ी अब भी मेरी ही चलेगी, फातिमा बीबी ने उसे घूरते हुए कहा था। मुझे नहीं पता, मैं बस अब कान खोल कर सुन ले। मुझे रू जैसी बोरिंग लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो कोई कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश लड़की चाहिए। रू जैसी लड़की का क्या फ़ायदा? यारिम ने उन्हें मज़ीद तपाया। यारिम तुम बहुत पिटोगे मेरे हाथों, गुस्से से अपना जूता निकालते हुए बोली थी। अच्छा दिल खोल के पीट लीजिएगा, पहले दवाई खा लें। वो मेडिसिन उठाते हुए बोला, मुझे नहीं खानी, बहुत गंदा जायका है इसका। फातिमा बीबी ने मुँह बनाया था। बिल्कुल भी गंदा जायका नहीं है, इसका रंग देखें कितना प्यारा है, यारिम ने शरारत से कहा, जिस तरह बचपन में वो उसे दवाई देते हुए कहती थी। उसके इस तरह से कहने पर वो बेइख्तियार मुस्कुरा उठी थी। यारिम भी अपने बचपन को याद करते हुए मुस्कुराया, लेकिन न चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए थे।
उनका साथ सिर्फ चंद दिनों का था। वो उन्हें दवाइयाँ खिलाकर बाहर निकल गया। आज उसे रूह की ज़रूरत थी जिसके साथ वो अपना हर गम शेयर कर सकता था। लेकिन 2 दिनों से वो उसे देख तक नहीं पा रहा था। कल का सारा दिन तुम मेरे साथ होगी तो तुमसे अपनी बातें शेयर करूँगा। ये सुबह कब होगी? उसने अंधेरे को एक खतरनाक घुरी से नवाजते हुए कहा था। लेकिन अफसोस, अंधेरे पर यारीन की घुरी का कोई असर ना होना था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।